गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी भाग न बाचे कोई। आज प्रस्तुत है इस कहानी का पहला भाग। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का। कल से ही मन बहुत उलझन में है। सारी रात ठीक से सो नहीं पाई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। कल शाम को आया था वो मैसेज मेरे मोबाइल पर। हलचल सी मचा दी है उस मैसेज ने मन में। जिन पलों को मैं ख्वाब समझकर भुलाने की कोशिश कर रही थी, वो एक एक कर फिर से यादों की परतों से बाहर झांकने लगे हैं। कितने हसीन थे वो पल, वो मुलाकातें, वो बातें। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है वो पहली मुलाकात। मैं ट्यूशन से लौट रही थी। शाम का धुंधलका हो रहा था। अक्सर अंधेरा होने से पहले ही मैं घर पर पहुंच जाती थी, लेकिन उस दिन अचानक से बारिश होने लगी। मैंने तेज कदम बढ़ाए, लेकिन बारिश ने जोर पकड़ लिया। मैंने आसपास देखा तो कुछ ही दूर पर एक बंद दुकान के बाहर लगा हुआ टीन शेड दिखाई दिया। मैं दौड़कर उसकी पनाह में पहुंची तो देखा कि उस छोटे से शेड में एक युवक पहले से ही पनाह लिए हुए था। पहले तो मैं थोड़ा अकबका गई, लेकिन तब तक उस युवक ने खुद को सिकोड़कर मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना दी, तो मैं भी खुद को समेटकर खड़ी हो गई। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन मुझे कुछ ही पल में समझ में आ गया कि युवक शरीफ है। मुझसे मुंह फेर कर खड़ा था वो। पहली बार लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझ जैसी लड़की को देखकर कोई मुंह फेर ले। कॉलेज में जिसे देखो मेरी एक निगाह पाने के लिए बेताब रहता था। किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भी दिया तो जलजला आ जाता था। और ये मैंने कनखियों से उसकी ओर देखा। पूरा चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि वो अच्छी देह यष्टि वाला सुदर्शन सा युवक है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए। तुम न आओ दिल की लगी मुझको ही जलाए।
गले मिलाए, आपकी लफ्जों में पुकारे यूं मेरा गम, मिल न सके हाय मिल न सके हम, मिल न सके हाय मिल न सके हम, मिल न सके हाय मिल न सके हाय बरसात में। तभी तेज हवा से उड़कर पानी मेरी ओर आने लगा। मैं अपने हाथ में ली हुई किताबें बचाने की कोशिश करने लगी। तभी उस युवक ने खुद को और समेटते हुए बड़ी ही शालीनता से मुझे और अंदर आने को कहा। जगह तो थी नहीं, लेकिन मजबूरी में मैं अंदर को खिसकी। उसका कंधा मुझसे छूने लगा। मुझे कुछ ऑड लगे, इसके पहले ही वो और बाहर को खिसक गया। अब मैं तो पानी से बच गई थी, लेकिन वो युवक एक ओर से भीगने लगा। मुझसे नहीं रहा गया। अरे आप तो भीग रहे हैं। युवक ने बादलों की ओर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। सर बच गया भीगने से, पर्स बच गया। क्या करें, आसपास कोई और जगह भी तो नहीं है। मेरी ओर बिना देखे ही वो इतना सब बोल गया और मैं चोरी चोरी उसे देखे जा रही थी। सच में वो बहुत ही सुदर्शन युवक था। उसकी मुझसे बेखबरी ने या उसकी हद से ज्यादा शराफत ने या उसके सुंदर रूप ने मुझ में उसके प्रति एक आकर्षण जगा दिया था। अंधेरा घिराया था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पानी की बौछारें कुछ अधिक ही तेज दिखाई देती हैं, लेकिन अब मैं अपने आप को असहज महसूस नहीं कर रही थी। लगभग आधे घंटे और हम दोनों बिना कोई बात किए खड़े रहे। फिर जब बारिश रुक गई तो उसने बड़ी ही शालीनता से पूछा, आप ठीक तो हैं ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उसने कहा, अंधेरा घिराया है, कहें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूं? हमारे छोटे से शहर में लड़कियां अंधेरे के पहले पहले ही घर लौट आती हैं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैंने उत्तर दिया। मेरे उत्तर देते ही वो वहां से निकल गया। उसने ना तो दोबारा पूछा, ना ही एक बार पलट कर भी देखा। मैं ही उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूटे रे हाय रे सपनों के महल, न जाने क्यों अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। वो ही
अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। इस छोटी सी मुलाकात ने न जाने कैसा जादू कर दिया था मुझ पर। सब मेरे लिए बेचैन रहते थे और अब मेरी निगाहें बेचैन हो उठी थीं उस युवक के लिए। कॉलेज हो, सड़क हो, पार्क हो या कोई गैदरिंग, हर जगह मेरी निगाहें उसे ही खोजने में लगी रहती। खैर, उसे नहीं मिलना था सो नहीं मिला। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, कोई और दिल को भा भी नहीं पाया। और फिर एक दिन अम्मा ने बाबूजी से कह ही दिया कि कब तक बिठाए रखोगे बिटिया को घर में, कुछ खबर भी है, गुड्डी बड़ी हो गई है। अम्मा बचपन से ही मुझे गुड्डी कहकर बुलाती थीं, लेकिन बाबूजी हमेशा मुझे मेरे स्कूल के ही नाम से बुलाते थे, प्रतिमा। अक्सर कहते कि मेरे सपनों की साकार प्रतिमा है ये। बहुत चाहते थे बाबूजी मुझे, मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। जो मैंने चाहा सब दिया उन्होंने। शायद यही कारण था कि मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि बाबूजी को शर्मिंदा होना पड़े। कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे।
सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 कुछ ही दिन गुजरे थे कि अम्मा एक फोटो लेकर मेरे पीछे पड़ गई। मैं अभी शादी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहती थी, आईपीएस की तैयारी में लगी थी। अगले महीने ही एग्जाम होने थे। बाबूजी को पता चला तो बोले कि इसके एग्जाम हो जाने दो, फिर सोचेंगे। अम्मा गुस्से में मेज पर फोटो पटक कर मुंह बनाती हुई किचन में चली गई। बड़बड़ करने लगी, इतना अच्छा लड़का बताया है कमला जीजीबाई ने, कलेक्टर हो गया है, इकलौता लड़का है, सुंदर है, अच्छा घर बार है। और ऊंची आवाज करके बोली, कमला जीजीबाई बता रही थी कि अपने माता पिता की खूब सेवा करता है। पिताजी स्कूल में टीचर थे, रिटायर हो गए हैं। आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के। कमला जीजीबाई अम्मा की बड़ी बहन थी, मेरी बड़ी मौसी। 6 बहनें और 1 भाई थे मेरी अम्मा। बड़ी मौसी ने किसी लड़के के बारे में बताया था अम्मा को। बाबूजी वहीं से बोले, अरे भगवान, वो लड़का कहीं भागा थोड़े ही जा रहा है। प्रतिमा के एग्जाम हो जाने दो, फिर बात कर लेंगे। अम्मा किचन के दरवाजे पर आ गई, बोली, अरे नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है, कलेक्टर की पोस्ट बहुत बड़ी होती है, लड़कियों की लाइन लग जाएगी उसके लिए। जीजाजी के दूर के रिश्तेदार हैं, जीजाजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की फोटो दे दी। और ये लाट साहिब ने फोटो को देखा तक नहीं। तभी कहीं से हवा का झोंका कमरे में आया और फोटो को उड़ाकर मेरे पास गिरा दिया। मैंने फोटो उठाकर मेज पर रख दी। बरबस ही मेरी नजर उस पर चली गई। मैं देखकर चौंक गई, ये तो वही युवक है 2 साल पहले जो मिला था, बरसात की वो शाम। कैसे भूल सकती थी मैं उस चेहरे को। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। पास थी वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी मैं
मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। बाबूजी मेरी नजरें भांप चुके थे। बोले, तुम जानती हो उस लड़के को? मेरी तो जैसे चोरी पकड़ी गई हो। मैंने संभलते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मैं नहीं जानती इन्हें। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई। दिल जोर से धड़क रहा था। ये क्या हो गया अचानक? हवा का वो झोंका क्या आया? सब कुछ जैसे एक पल में बदल गया। क्या मेरे भाग्य से हवा का झोंका आया और उनकी फोटो मेरे पास गिरा गया? क्या भाग्य का कोई इशारा है ये? मैं ऐसी उधेड़-बुन में थी कि बाबूजी कमरे में आ गए। क्या हुआ मेरी बिटिया को? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखा तो पीछे से अम्मा भी कमरे में झांक रही थी। मेरे बोलने के लहजे से उन्हें भी शक हो गया था। अब कुछ भी छुपाना व्यर्थ था। मैंने उन्हें सब बताया कि लगभग 2 साल पहले कैसे इनसे मुलाकात हुई। इनके व्यवहार ने मेरे मन को मोह में डाल दिया था। बस इतना ही, और कुछ नहीं। ये कहते कहते मैं अम्मा के आंचल में छुपने की कोशिश करने लगी। बोली, लेकिन अम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ना जाने कहां से लाज का घूंघट सा एकाएक मेरे ऊपर मंडराने लगा था और मैं कमरे से भागकर सीधे ओसारे में जा पहुंची। लेकिन मेरे कान अभी भी उस कमरे में लगे थे। सुनाई दिया अम्मा का फुसफुसाकर बोलना। बाबूजी से कह रही थी, लजा गई तुम्हारी लाड़ो। इसकी नामे छुपी हाँ सुनाई दी तुम्हें या नहीं? अब देर ना करो। मैं ओसारे में खुली हवा में जोर जोर से सांस भर रही थी। मन अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा था। लग रहा था जैसे मैं उड़ती हुई आसमान में चली जा रही हूं, ऊंचे और ऊंचे।
आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। नींद सी रहती है, हल्का सा नशा रहता है, रात दिन आँखों में एक तेरा बसा रहता है, पर लगी आँखों को देखा है कभी उड़ते हुए। बोलो आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। जाने क्या होता है, हर बात पे कुछ होता है, दिन में कुछ होता है और रात में कुछ होता है। थाम लेना जो कभी देखो हमें उड़ते हुए। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। एक अजीब सी बेखुदी तारी हो गई थी मुझ पर। अपना ही होश नहीं था मुझे। कब बाबूजी निकल गए, कब वो मौसी से मिलकर उनके घर हो आए, कब सगाई पक्की कर आए, कुछ खबर नहीं लगी मुझे। वो तो जब वो लौट कर आए, साथ में मेरी मनपसंद मिठाई कलाकंद लेकर आए, मुझे अपने हाथ से खिलाया, तब जैसे मेरी तंद्रा टूटी। मैं बोल पड़ी, क्या बाबूजी, मैं आपके लिए बोझ बन गई थी क्या, जो आप इतनी जल्दी। इतना कहते कहते बाबूजी मेरी आंखों में झांकने लगे। मैं सक पका के चुप हो गई। वो बोले, दिल से कह रही हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा। मैं नजरें चुराने लगी। जानती थी कि सिर्फ एक इशारा भर करने की देर है, बाबूजी तुरंत मना कर आएंगे। मैं लात से गड़ी जा रही थी। वहां से भागने को पलटी ही थी कि पीछे से अम्मा ने आकर पकड़ लिया। बोली, अरे बड़े भाग से ऐसे लोग मिलते हैं। कमला जीजीबाई बता रही थी कि उनके एल्बम में हमारी फोटो देखी थी उन्होंने, यानी पीयूष जी की मम्मी ने। पिछले साल हम गए थे ना भोपाल आदि की शादी में, उसी के ग्रुप फोटो में देखा उन्होंने हमें। वो फोटो देख ही रही थी कि ना जाने कब पीयूष जी पीछे से आकर देखने लगे। तुम्हारी फोटो देखकर उन्हीं ने पूछा कि ये कौन है। उनकी मम्मी तो चाहती थी कि पीयूष जी किसी को तो पसंद करें, और बस जीजीबाई ने मौका देखकर बात चला दी। बाबूजी बोले, हाँ प्रतिमा, तुम सच में बड़ी भाग्यवान हो। हमने कहा भी कि लड़का लड़की एक बार मिल तो लें, लेकिन पीयूष जी के पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। वैसे वो एक बार देख चुका है आपकी बेटी को, और फिर कमला जी तो हमारे परिवार की तरह ही हैं। पीयूष उनके लिए बेटे जैसा ही है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेन देन के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। बोले, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे घर में, बस आपकी बिटिया की कमी है, सो वो आप दे दीजिए।
धड़के पायल की, हर गोरी से नाम उसका, लहरें पूछे आंचल की, चुपके चुपके राधा कोई पूछे अपने शाम से, ये कौन आया। अपने बेगाने को, लेकिन कितना बेपरवाह है मेरे ही सलाम से, ये कौन आया। रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया। अम्मा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बाबूजी ने बताया कि अभी तो मैं सिर्फ शगुन कर आया हूं, अगले हफ्ते सगाई की तारीख तय हो गई है। शादी हम बाद में करेंगे, तुम्हारे एग्जाम वगैरह होने के बाद। उन्हें भी तुम्हारे सर्विस करने पर कोई एतराज नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि जैसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। कुछ ही पलों में जिंदगी एकाएक हसीन रंगीन हो उठी। अजीब है ये भाग्य के खेल। सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात, ना नाम ना पता, अचानक से जीवन में उनके आने की आहट ने जैसे सैकड़ों फूल खिला दिए। महक सा उठा ये जीवन। 2 ही दिन बीते थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पीयूष जी खड़े थे। मैं एक पल को तो हक्की बक्की रह गई। फिर जैसे ही होश आए तो अंदर भागी, अम्मा से टकराते टकराते बची। उन्हें कुछ बता भी नहीं पाई, बदहवास सी भागी भागी अपने कमरे में जा पहुंची। बहुत देर तक अपने आप को संभालने की कोशिश करती रही। इसी बीच बाहर से आती आवाजें सुनाई दे रही थीं। अम्मा बाबूजी ने उनका स्वागत किया, उन्हें बिठाया, अम्मा चाय बनाकर ले आईं। मैं कमरे में ही बैठी रही। कुछ ही देर में अम्मा कमरे में आ गईं। मुझे जबरदस्ती ले जाकर उनके सामने बैठा दिया। मेरी नजरें इस कदर झुकी हुई थीं कि मुझे मेरे कुर्ते के बटन के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ पल खामोशी सी छाई रही। इतने देर में मुझे आभास हुआ कि अम्मा बाबूजी कमरे से चले गए हैं। मैंने असहज होते हुए आसपास देखा। कमरे में सिर्फ पीयूष जी थे और मैं। ना जाने क्या हुआ मुझे। कोई भय था वो, या लाज थी, या कुछ और। मैंने अचानक अम्मा को आवाज दे दी। इतने से पीयूष जी परेशान हो उठे। क्या हुआ प्रतिमा जी? इस तरह मेरा यहां बैठना ठीक नहीं लगा हो तो मैं चला जाता हूं। मैं हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना जाने क्या हो गया था मुझे। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया
हमें क्या हो गया है। ओ सोहने जोगिया रंग ले हमें भी इस रंग में। ओए होए ओ सोहने जोगिया, ओ सोहने जोगिया रंग ले हमें भी इस रंग में। फिर से सुना दे बंसी, कलियां खिला दे गोरे अंग में। वही जो ताने आग लगाए, उन्हीं से आग बुझाए। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्हीं को दिल का राज बताए, तुम्हीं से राज छुपाए। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। अम्मा भागी भागी आई। क्या हुआ? मैंने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा। अम्मा मुस्कुराती हुई लौट गई। इसी बीच पीयूष जी ने मेरे लिए केतली से चाय उड़ेलकर मेरी ओर बढ़ा दी। लीजिए, थोड़ी चाय पी लीजिए। मैंने शर्माते हुए चाय का प्याला ले लिया, लेकिन वो कांप उठा। पीयूष जी ने तुरंत हाथ नीचे लगा दिया। कंपन बंद होने के स्थान पर और बढ़ गया। उन्होंने प्याला हाथ से लेकर मेज पर रख दिया। मैं अपने आप को संभालने में लगी थी। पहली बार कुछ अजीब सा घट रहा था मेरे साथ। वैसे तो कॉलेज में रोज ही लड़कों में उठना बैठना होता था। कितनों को तो मैं उल्लू बना चुकी थी, लेकिन आज उफ। मैंने किसी तरह से अपनी बेकाबू होती सांसों को कंट्रोल किया। धीरे से बोली, सॉरी फॉर ऑल दिस स्टूपिड बिहेवियर। पीयूष जी मुस्कुरा उठे। चलो, अंग्रेजी में ही सही, आवाज तो सुनने को मिली। चाय पीजिए। मैं चाय पीते पीते अपने आप को संभाल चुकी थी। वो बोले, दरअसल मैं इसलिए आया था कि हमारी बात सिर्फ बड़ों के द्वारा ही तय हो रही है। मेरे बारे में तो सबको पता है, लेकिन ये एक दिन की बात तो है नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे सीधे ही पूछ लेता हूं कि क्या आप हमारे इस संबंध के लिए दिल से राजी हैं। मैं असमंजस में थी कि क्या जवाब दूं। पीयूष जी बोले, देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। सुना है आप आईपीएस की तैयारी में लगी हैं। मैं बोली, हाँ, मुझे प्रशासनिक सेवा पसंद है। लोगों के साथ न्याय करना, अपराधी को दंड देना, ये भी तो एक समाज सेवा ही है ना। हाँ बिल्कुल। पीयूष जी बोले, आप सुंदर हैं, इतनी एक्टिव हैं, तो मुझे लगा कि कहीं आपके जीवन में भी कोई। मुझे असहज होते देख उन्होंने बात को संभाला। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जनरली ऐसा होता है कि माता पिता के दबाव में आकर बेटियां अक्सर अपने मन की बात मन में ही दबा लेती हैं। मैंने बीच में ही टोका, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीयूष जी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने साथ लाया मिठाई का डिब्बा खोलकर मेरी ओर बढ़ाया। देखा तो उसमें कलाकंद था। मैं चौंक उठी। वो बोले, कमला आंटी ने बताया था कि आपको कलाकंद बहुत पसंद है, तो लेता आया। सोचा था कि अगर आप किसी तरह नहीं मानेंगी तो कलाकंद खिलाकर मना लूंगा। मैं हंस पड़ी। फिर क्या था। वो आग्रह पूर्वक मुझे घर से बाहर ले गए। फिर एक होटल में डोसा खाया। शाम होते होते हम लोग नारायण बाग में जा पहुंचे। हालांकि हम लोग सिर्फ वहां बनी बारादरी में बैठे थे, लेकिन लग रहा था जैसे खूब सारा म्यूजिक बज उठा हो। हम नारायण बाग में पेड़ों के इर्द गिर्द दौड़ते नाचते हुए कोई फिल्मी गीत गा रहे हों।
सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। बस फिर तो जिंदगी बिल्कुल फिल्मों की तरह सपनों वाली हो गई थी। पीयूष जी ने सगाई का दिन आते आते वो सब करवा दिया जिसके सपने हम कभी कॉलेज लाइफ में देखा करते थे। हम लगभग हर रोज ही मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी शिष्टता की कोई सीमा नहीं लांघी। उनके व्यवहार ने मुझे वास्तव में उनका दीवाना बना दिया था। फिर सगाई भी बड़ी धूमधाम से हुई। कलेक्टर होने के नाते कई प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे सगाई में। उनके दोस्तों ने कलेक्टर साहब को भी नचवा दिया और मुझे भी। कमला मौसी और मौसा जी ने सबकी मेजबानी की। मौसी और अम्मा जी ने भी जी भर के नाचा। खैर, हंगामा खत्म हुआ। मैं अपने एग्जाम की तैयारी में जुट गई। पीयूष जी कभी कभी आ जाते,
लेकिन मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम लोग थोड़ी देर ही मिलते। उनके जाने के बाद भी वो हमेशा मेरे इर्द गिर्द ही बने रहते, यहाँ तक कि पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल। अरे रात भी सूनी सूनी लागे और दिन भी सूना सूना लागे, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल हो। बैठे बैठे मन मुस्काए, बैठे बैठे मन मुस्काए, मैं ना जानूं वो क्यों याद आए, मैं ना जानूं वो क्यों याद आए, किससे बातें करती हूँ मैं, अरे किससे बातें करती हूँ मैं, छुपके छुपके हंसती हूँ, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल हो। दिल में क्या है लिख नहीं पाऊं, दिल में क्या है लिख नहीं पाऊं, खत लिखूं तो उसे कैसे पहुंचाऊं, खत लिखूं तो उसे कैसे पहुंचाऊं, पास उसके जा न सकूं मैं, हर पास भी उसके जा न सकूं मैं, दूर भी उससे रह न सकूं, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया। फिर एग्जाम का दिन आ गया। मैंने तैयारी तो अच्छी की ही थी, लगभग सारे क्वेश्चन हल कर दिए थे। एग्जाम सेंटर से बाहर आई ही थी कि देखा सामने पीयूष जी खड़े थे। उस दिन पहली बार हम लोग साथ में पिक्चर देखने गए, आइसक्रीम वगैरह खाई। वो पहले ही से मेरे घर में बता आए थे कि हम लेट आएंगे। मेरे अम्मा बाबूजी को क्या एतराज हो सकता था। तो उस दिन हम लोगों ने पूरी मौज की। जिंदगी हसीन हो उठी थी, जैसे सारे जहां की खुशियां मेरी झोली में आ गई हों। कुछ दिन और बीते, अब घर में शादी की सुगबुगाहट शुरू होने लगी। मैंने भी ना जाने कितने सपने संजोने शुरू कर दिए। मेरी जो सबसे क्लोज फ्रेंड थी मोनिका, उसके साथ मिलकर हम आगे की प्लानिंग करने लगे कि किस फंक्शन में कौन सी ड्रेस पहनना है, कैसे ऑर्नामेंट होंगे, क्या क्या होगा शादी में। ये सब चल ही रहा था कि एकाएक महसूस हुआ कि पीयूष जी का आना कम हो गया। इनफैक्ट पूरे 8 दिन हो चुके थे, पीयूष जी नहीं आए थे, ना ही उनकी कोई खबर थी। मन में थोड़ी शंकाएं तो उठी थी, लेकिन लगा कि कलेक्टर हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में शायद बिजी हो गए होंगे। मैंने 2-3 बार फोन किया। जब उन्होंने नहीं उठाया तो मैंने मोबाइल पर मैसेज दिया कि क्या हुआ, कोई नाराजगी है क्या, या मुझसे कोई भूल हो गई। उन्होंने देख तो लिया, लेकिन ना तो उनका कोई फोन आया, ना ही उन्होंने मैसेज का कोई जवाब दिया। अब मैं परेशान हो उठी। भाग न बांचे कोई। आप सुन रहे थे गोपाल वर्मा की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर था गोपाल वर्मा का।
आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन आकांक्षा सिंह का था। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।